गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग क्लास अब जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो चल तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आप लोगों को लगभग पीछे की जो चीजें थी उसको मैंने आपको डिस्कस करा दिया था। तो आज हम लोगों को जो पढ़ाई करनी है वो हमारा आज का जो टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इसके बाद बहुत सारे मान लीजिए कि जो और भी जो कंटेंट है, टॉपिक्स हैं, अब उसको हम लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना कीजिएगा कि जहाँ तक हम पढ़ा दिए वहाँ तक रिवीजन कर लीजिएगा। फिर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सब चलेगा। जहाँ कन्फ्यूजन लगेगा वहाँ आप हमें बोलेंगे, वहाँ चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। आज जो हम लोगों का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको हमें पढ़ाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपका, इसको हम लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, है ना। ये आपका होता क्या है, तो इसके बारे में प्यारे बच्चों कि द लाइन ऑफ फोर्स is an electric field is a curve, है ना, such that the tangent at any point on it gives the direction of the resultant electric field strength at that point। अब कहने का मतलब है कि line of force is an electric field is a curve, यानी ये एक आपका मान लीजिए कि इस तरह का कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर हमारे पास कोई कर्व अगर आपका दिया हुआ है, ठीक है, अगर इस तरह का अगर मान लीजिए कि आपका कर्व दिया हुआ है, तो इसमें आप किसी भी पॉइंट पे अगर मान लीजिए चाहे आप इस पॉइंट पे या बोले तो इस पॉइंट पे या बोले तो इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे प्यारे बच्चों रे ऐसे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पे आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो किसी भी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे ना, तो वो उस पॉइंट का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस पॉइंट पे टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना, वो आपको यहाँ पे लेके देगा कि यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो आप इसके टेंजेंट के द्वारा आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात प्यारे बच्चों, इसमें एक बात और आपको समझना है, एक बात और जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपका होता है, अभी इसका आगे हम डिस्कशन कर देंगे, इसे हम आपको बता देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में तुमको जो मैंने फॉर्मूला आप लोग को मैंने जो पढ़ाया है वो E=1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R स्क्वायर, यानी इसका मतलब आपका है कि E जो आपका है वो प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर का। और इसका जब मैंने आपको ग्राफ भी ड्रॉ किया था, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका मान लीजिए कि जो डिस्टेंस, तो हम लोग इसका जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो हमारा इस तरह से ये ग्राफ था, यानी E जो आपका है वो प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। तो देख तो बच्चा यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम चार्ज के बहुत नज़दीक होते हैं, तो चार्ज के जब बहुत नज़दीक होते हैं तो वहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते जाते हैं, चार्ज बॉडी से हम लोग दूर होते जाते हैं, तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज करते जाता है। और जब आपका R एट इन्फिनिटी होता है तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बोला गया है कि ये आपका कंटिन्यूअस कर्व होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूअस कर्व, और ये आपका किसी भी बॉडी से एग्जिट करता है या किसी बॉडी पे इन करता है और इन्फिनिटी पे जाके ये 0 होता है। बाकी जैसे जैसे चार्ज बॉडी से ये दूर होते जाता है तो इनकी जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका डिक्रीज करते जाता है। तो जब हम किसी भी मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर मान लीजिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि द लाइन ऑफ फोर्स इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कर्व। अगर मान लीजिए वो एक कर्व है तो सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे डायरेक्शन दे रहा है किसका, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या है, उसका ये डायरेक्शन को बता रहा है। अगर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका ये ऐसे यहाँ ड्रॉ करोगे, आप यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ ऐसे ड्रॉ करोगे। तो हर पॉइंट पे आप किसी भी कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। टेंजेंट जो आपका है वो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट का आपको देगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे से हम लोग ध्यान देना है, आगे हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट एपिसोड। अच्छा, हर्ष 2 दिन से एब्सेंट है, कोई बात नहीं, उसको हम इलाज करेंगे बाद में, पहले यहाँ देखो, फोकस करो। अब चलो प्यारे बच्चों, अब हमारा इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फोर्स। अब हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फोर्स प्रॉपर्टीज दोनों हम एक ही साथ आपको ड्रॉ करके
और दोनों का प्रॉपर्टीज हम एक ही साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ड्रॉ करूं फिर मैं उसके प्रॉपर्टीज को बताऊं, तो दोनों को मर्ज करके एक ही साथ हम लोग लेके चलते हैं। तो पहला जो हमारा प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू द नेगेटिव चार्ज, यानी कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे एंड करता है। इसका मतलब ये, अब सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको समझना है, एक बात को ध्यान देना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब यहाँ पे 1 मिनट हम लोग बातों को रोकते हैं और आप लोग रिवीजन किए होंगे, तो अभी जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ इसको आप अच्छे से समझ पाओगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, दो बॉडी है हमारे पास और दोनों बॉडी के बीच में, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं 2 बॉडी लेता हूँ और दोनों बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। इसका श्योर टेस्टिफिकेशन क्या होगा, सही जांच इसके लिए क्या होगा, हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही लग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात तुम ध्यान दो कि रिपल्सिव फोर्स, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगेंगे ना, रिपल्सिव फोर्स गिव अस द श्योर टेस्टिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी दोनों बॉडी के बीच में, बॉडी 1 और बॉडी 2 के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो आपका सही जांच यानी श्योर टेस्टिफिकेशन, आपको श्योर मतलब वेरिफिकेशन आपका है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बेटा 2 बॉडी आप लेते हो तो इसके बीच में अगर अट्रैक्शन की बात करोगे तो इनके तो बीच के अट्रैक्शन मास के कारण भी होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप पढ़े हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 2 बॉडी के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है जो कि दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शनल, आपका ये पढ़े हो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग क्या पढ़े हैं कि दोनों बॉडी पे लगने वाला चार्ज के मल्टीपुल के प्रोपोर्शनल और इनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शनल आपका होता है। लेकिन ठीक है, चार्ज के कारण भी अट्रैक्शन होते हैं, तो मास के कारण भी तो अट्रैक्शन हो रहे हैं। तो सिंपली अगर आपको 2 बॉडी हम यहाँ पे दे देंगे, आप बोलेंगे दोनों के बीच में अट्रैक्शन, तो कोई बच्चा बोलेगा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कोई बोलेगा सर ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन दोनों बॉडी के बीच में रिपल्सिव फोर्स आपका तभी होगा जब दोनों बॉडी या तो निगेटिवली चार्ज या दोनों बॉडी आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी दोनों बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही लगेंगे तभी इनके बीच में रिपल्सिव होगा, बाकी और किसी और फोर्स के कारण ये पॉसिबल नहीं है। तो प्यारे बच्चों कूलाम्स लॉ का जो वेरिफिकेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वेरिफिकेशन बिटवीन द 2 बॉडीज का है कि उनके बीच में आपका रिपल्सिव फोर्स लगे। अब चलो इस रिपल्सिव फोर्स की अवधारणा के बारे में, यहां तक तो तुम लोग को क्लियर, तब इसके बारे में और हम आपको एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं और चीजों को हम बताते हैं क्या। सो यहां ध्यान दो कि हम किसी भी मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज का या निगेटिव चार्ज का हम ये कैसे कह देंगे, आपको ध्यान देना है 1 मिनट। पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज के का मान लीजिए चार्ज बॉडी के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान लीजिए कि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिजिन कैसे हम डिसाइड करते हैं इसको जरा समझो। देखो तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम एक +Q सोर्स चार्ज, +Q हम लोग सोर्स चार्ज लेते हैं और इस +Q सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पे एक हम टेस्ट चार्ज लेते हैं +Q। तो टेस्ट चार्ज हम +Q लिए हैं, यानी डेफिनेटली कि आपका इस Q के कंपैरिजन में इसका जो 1 मिनट इस Q के कंपैरिजन में जो आपका Q0 का वैल्यू है बहुत स्मॉल है, यानी निग्लेजेबल है, यानी इसके फील्ड को +Q0 का फील्ड डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है। अब चलो तो इस पे आपका क्या लगा, ध्यान दीजिए, पढ़ क्या रहे हैं, लाइंस ऑफ फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी जिस लाइंस पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एग्जिट करे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे ये F आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे क्या किया, इसको रिपेल किया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे कि बॉडी से आपका क्या आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन प्यारे बच्चों सोर्स चार्ज अगर हम लोग निगेटिव कर देंगे और यही r डिस्टेंस पे हम लोग फिर से अगर मान लीजिए +Q0 चार्ज अगर हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स आपका क्या है कि टुवार्ड द चार्ज बॉडी, अगर इसके बीच का सेपरेशन है तो लाइंस ऑफ फोर्स आपका क्या है यहाँ पे टुवार्ड द चार्ज बॉडी। तो हम इसी स्टेटमेंट से यहाँ पे ये बात को डिसाइड करते हैं प्यारे बबुआ, यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, यहाँ पे मैं पहले यहाँ बना दूं कि पॉजिटिव चार्ज वाला अगर आपके पास बॉडी है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो होगा तो पॉजिटिव चार्ज का होगा आपका सरफेस से आउटवर्ड या इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा ना, बाकी उससे पहले ठीक है इसका स्ट्रेंथ कम होगा,
जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर होते जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या है कि आपका जैसे जैसे सोर्स चार्ज से या चार्ज बॉडी से आप दूर होते जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो कमेगा, वो उसमें डिक्रीज होगा, लेकिन जीरो तो वैल्यू नहीं होगा। तो धीरे धीरे पहले नज़दीक में है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वीक होते 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 इन्फिनिटी पे जाके वो जीरो होता है। तो चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपका पॉजिटिव चार्ज का है वो बॉडी के सरफेस से आपका आउटवर्ड डायरेक्शन, यहीं पे मैं अगर निगेटिव चार्ज अगर मैं ले लूँ, निगेटिव चार्ज का अगर मैं ड्रॉ करूँगा, 1 मिनट, अगर मैं निगेटिव चार्ज का अगर ड्रॉ करूँगा तो इसका आपका हो जाएगा इन्फिनिटी से बॉडी के सरफेस की ओर। एक बात आप जिस समय ये लाइन को आप ड्रॉ करोगे ना, तो इस लाइन को जब प्यारे बच्चों आप ड्रॉ करोगे तो लाइन का लेंथ आपका इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। लाइन का जो लेंथ है ना, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो हर लाइन का ना ये लेंथ जो है वो इक्वल होना चाहिए। क्यों? अभी मैं तुरंत पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना किसी चार्ज के द्वारा वो स्फेरिकली साइमेट्रिक होता है। अब इसका मतलब हम आपको अलग से समझाएंगे, पहले हम आपको चीज़ों को समझा देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा क्या हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बॉडी के सरफेस से आपका आउटवर्ड डायरेक्शन, और आपका निगेटिव चार्ज का क्या हो गया कि बॉडी के सरफेस की ओर इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी इन्फिनिटी से बॉडी के सरफेस तक, और यहाँ पे बॉडी के सरफेस से इन्फिनिटी तक। ये बात ध्यान रखना। अब चल तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अभी मैंने ना ये जो प्लस क्यू चार्ज जो है ना, इस प्लस क्यू चार्ज को हम इमेजिन करते हैं कि एक हॉलो स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है। एक हॉलो स्फीयर यानी आपका फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल आप देखे होंगे, या मान लीजिए कोई भी स्फेरिकल शेप का एक हॉलो मान लीजिए स्फीयर का हम इमेजिन करते हैं, और उसके सेंटर पे हम या तो प्लस क्यू चार्ज या उसके सेंटर पे हम माइनस क्यू चार्ज का इमेजिन करते हैं। तो डेफिनेटली है बेटा कि सरफेस जो आपका है स्फीयर का जो सरफेस है उसके सेंटर से तो इक्वी डिस्टेंस पे है, उसके सेंटर से तो इक्वी डिस्टेंस, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि स्मॉल स्मॉल रेडियस का हम ना स्मॉल रेडियस का हम 2-3 यहाँ पे मान लीजिए कि स्फीयर का इमेजिन करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 को ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह से मैं 2 को ड्रॉ करता हूँ। अगर मान लो एक स्मॉल रेडियस में इसका R1 मान लिया और दूसरा एक R2 यानी इससे थोड़ा सा बड़ा जो रेडियस है वो मैं एक मिनट हाँ R2 का मैंने ड्रॉ कर दिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका ये कि आप जो यहाँ पे स्मॉल रेडियस वाला, ध्यान से सुनना है, स्मॉल रेडियस वाला जो आप यहाँ पे स्फीयर जो देख रहे हो, तो स्वाभाविक है कि इसका जो आपका वॉल्यूम की ही अगर हम बात करें, वॉल्यूम की ही बात करें, तो रेडियस अगर आपका कम है तो इसके कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम भी कम होगा, दूसरा इसका एरिया भी आपका कम होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस न्यूनतम एरिया से यानी इस मिनिमम एरिया से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका पास हो रहा है उसी के कंपैरिजन में आपका लार्ज एरिया वाले भी स्फीयर से उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। तो इसका अगर हम लोग S1 दे दें और इसका अगर हम S2 दे दें, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर मैं स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ को अगर मैं सिग्मा 1 से अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ डेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी अभी हम लोग निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय आपका S1, और फिर यहाँ पे हम लोग सिग्मा 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय आपका S2। तो प्यारे बच्चों रे S2 का तो मैग्नीट्यूड क्या है, S1 से आपका बड़ा है, तो स्वाभाविक है कि आपका सिग्मा 1 का जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना है कि सिग्मा 1 का वैल्यू सिग्मा 2 से बड़ा होगा। यानी स्मॉलर एरिया वाला जो स्फीयर है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है एज कंपेयर टू लार्ज एरिया वाले S2 का। यानी S2 अगर मान लीजिए हम लोग एक हॉलो स्फीयर S2 का अगर इमेजिन करें तो S2 में आपका क्या है कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जबकि S1 में आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक इसी तरह से हम चार्ज के एकदम बिल्कुल नज़दीक में अगर एक स्फीयर का हम इमेजिन करें तो इसके नज़दीक में और भी ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी जो आपका है वो मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आप इससे दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी आपका डिक्रीज होते जाएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी आपका डिक्रीज होते जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका
डिक्रीज होते जाएगा। तो इस बात को आप ऐसे कंफर्म कीजिए कि किसी भी एरिया से, किसी भी रीजन से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए पास हो रहा है, वो वहां का बताएगा कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through any area give us the strength of electric field. If there is no any electric field lines passes through the area, then it means कि there is no any electric field, या there is a strength of electric field will be 0. If there is a number of electric field lines is passes, it means कि electric field strength exit. समझ में आया? सिमिलर फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए यहां भी देखिए आपका कि ठीक है, हमारा चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों का होगा ना। ठीक है, इसमें आपका रिपल्सिव नेचर का है, इसमें अट्रैक्शन नेचर का है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका बॉडी के सरफेस, चार्ज बॉडी के सरफेस से इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी से बॉडी, चार्ज बॉडी के सरफेस तक है। लेकिन यहाँ पे भी प्यारे बच्चों देखो कि अगर हम लोग स्मॉलर आपका रेडियस वाला जो आपका स्फीयर की बात करेंगे, तो ये आपका अगर एक S1 और एक आपका एक आपका S1 और एक आपका अगर S2 है, तो S1 से हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रहे हैं एज कंपेयर टू S2 आपका सिमिलर है, लेकिन S1 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका S2 से कम होने के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो आपका S1 से होगा वो लार्जर होगा एज कंपेयर टू S2। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका वीक रीजन वाले को, इसके कंपैरिजन में ये वीक है। लेकिन फिर यहाँ पे एक और आप ड्रॉ करेंगे तो वो इससे वीक होगा। इसी तरह से आप जैसे जैसे आप मान लीजिए कि जो स्फेरिकली, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना हम, स्फेरिकली जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर होते जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज करते जाएगा, और जैसे जैसे उसके पास आएंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्गर होते जाएगा। अब प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक आप मान लीजिए हॉलो स्फीयर की अगर बात करते हो, एक आप मान लीजिए हॉलो स्फीयर की बात करते हो, और हॉलो स्फीयर के सेंटर पे चाहे आप पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज ले लो, तो इस स्फीयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, इस स्फीयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली आपका अलग अलग होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आपका इक्वल ही होगा। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है वो स्फेरिकली साइमेट्रिक है, यानी चार्ज बॉडी को अगर हम लोग एक स्फीयर के सेंटर पे रखें तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिजिनेशन होता है, यानी चारों तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, और जो कि उससे यानी चार्ज से आप 3D में यानी 3 डायमेंशनली आप इक्वी डिस्टेंस पे आप पाएंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इक्वल है। तो इसीलिए ना बोले कि अगर मान लीजिए आपका एक्स, वाई और जेड, अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे y, ये x और ये आपका z है, और मैं ओरिजिन पे अगर +q चार्ज ले लूँ तो x में भी 2 मीटर पे, y में भी 2 मीटर पे और z में भी 2 मीटर पे आप पाएंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हर जगह पे इक्वल है। आया समझ में? आया समझ में सब लोगों को ये बातें? जल्दी रिप्लाई करो। सब बच्चों को समझ में आया अच्छे से? कौन कौन लोग हो रहे क्लास में? चलो रिप्लाई करो सब लोग जल्दी। सब लोगों को अच्छे से समझ में आया तो किन्हीं लोग को कोई डाउट, किन्हीं कंफ्यूजन तो मैं बताऊंगा। अब चलो प्यारे बच्चों, अब यहीं पे इस स्टेटमेंट को अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब पहले तो हमने पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का हमने सेपरेट सेपरेट पढ़ लिया कि ओरिजिनेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे होता। अब कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से बाहर आता है, आ गो इनटू नेगेटिव चार्ज, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हम एक स्लाइड ले लेते हैं, यहां पे एक हम पॉजिटिव चार्ज वाला एक हम लोग बॉडी लेते हैं, और एक प्यारे बच्चों रे इक्वल स्ट्रेंथ लेकिन नेचर अपोजिट नेगेटिव चार्ज वाला बॉडी ले लिए। अब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्ट होना और नेगेटिव चार्ज पे आपका एंड होना, फिर आपका पॉजिटिव चार्ज से देखिए यहाँ स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड, यानी आपका पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका जितना ओरिजिनेट होगा, जितना यहाँ से आएगा उतना ही आपका नेगेटिव पे एंड करेगा, बशर्ते आपका इस +q का वैल्यू जो है इस -q के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों का मान लीजिए स्ट्रेंथ इक्वल है, नेचर एक दूसरे के अपोजिट है,
कोई दिक्कत नहीं, जितना इसका स्ट्रेंथ है उतना ही स्ट्रेंथ इसका आपका हो, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगा, जितना इससे स्टार्ट करेगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज पे आपका एंड करेगा। इसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारा स्टेटमेंट है आपका कि टेंजेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। ये तो मेरा लाइंस ऑफ फोर्स का भी तो यही कंसेप्ट था ना, कि कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट मतलब टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक। अब मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों के पास इस तरह से आपको मिल गया, तो पहले मैं इसको ऐसे 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 है ना, इस तरह से अगर मान लीजिए मैं ड्रॉ कर दूं, तो क्या है आपका यहां ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि आपका टेंजेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। अब क्या है आपका कि मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं बात करूं, मैं इस पॉइंट पे बात करूं प्यारे बच्चों, मैं इस पॉइंट पे बात करूं और मैं इस पॉइंट पे बात करूं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप टेंजेंट को ड्रॉ, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हो तो ये आपका हो गया, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो आपका ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों रे, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो आपका ये होगा, और यहाँ पे आप टेंजेंट को ड्रॉ करो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप उस पॉइंट पे जो टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, तो वो टेंजेंट जो हमारा है वो उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। क्लियर? अब चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो आपका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी हमारा हेडिंग हो सकता है। तो प्यारे बच्चों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, या टू और मोर देन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। व्हाई? तो चलो मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मैंने ले लिया और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ऐसे ले लिया। ये प्यारे बच्चों आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो मैंने यहाँ पे क्रॉस करके, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे प्यारे बच्चों ध्यान से एकदम देखना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमारा P है, तो हम इस P पर जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दो टेंजेंट को ड्रॉ कर पा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक ही पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ करना, यानी ये एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन बता रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। जबकि लाइंस ऑफ फोर्स में प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दो, जब मैंने ये क्लास को स्टार्ट किया तो सबसे पहला आपका क्या था कि द लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कर्व, मतलब लाइंस ऑफ फोर्स जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो एक कर्व है, और सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व या ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट, यानी सिर्फ एक वहां पे मान लीजिए रिजल्टेंट का वो डायरेक्शन लेके देगा। तो यहां पे आपका जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे दो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो कि दो अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे कि इफ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस ईच अदर देन द एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू डायरेक्शन ऑफ टू टेंजेंट विच रिप्रेजेंट्स द टू डायरेक्शन ऑफ electric field at a point which is never possible. That's why two electric field lines never intersect each other. चलो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो आपका आएगा फोर्थ जो हमारा है कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस या कंडक्टर सरफेस। ठीक है, तो फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। अब इसका मतलब प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि हमारे पास एक ना, ध्यान दे, यहाँ पे एक हम लोग एक मान लीजिए कि कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी हमने ले लिया, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग, स्फेयर जैसा नहीं लग रहा है, इसके लिए रुक जाओ तो शेप, हाँ चलो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आपका एक, आप लोग विजिबल है, ये नहीं है विजिबल, चलो इसको मैं फिर से इस पे चला देता हूं मार्कर। एक हम लोग ना स्फेयर ले लिए, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी ले लिए, और इस पे आपका चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे क्या होगा,
यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूट है। और दूसरा एक हम लोग कंडक्टिंग सरफेस, एक कंडक्टिंग स्फीयर लिए हैं, कंडक्टिंग सरफेस वाला स्फीयर लिए हैं। इस पे निगेटिव चार्ज आपका, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, निगेटिव चार्ज जो आपका है वो यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चलिए, तो आपका एक निगेटिव चार्ज और एक आपका पॉजिटिव चार्ज। अब जब हम निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां ध्यान देना है, क्या होता है आपका कि सरफेस से इंफिनिटी, क्या होता है आपका सरफेस से इंफिनिटी। थोड़ा इसको हम लोग अभी छोटा रखें, सरफेस से इंफिनिटी, सरफेस से इंफिनिटी, इसका इंफिनिटी से सरफेस, चलो अब देख तो प्यारे बच्चा क्या है कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। यहां पे देखो, अगर मैं यहां एक टेंजेंट को ड्रॉ करूं, या इस पॉइंट पे एक मैं टेंजेंट को ड्रॉ, इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लूं, तो हर जगह पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस सरफेस पे आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी परपेंडिकुलर है। यहां पे भी आप देखिए आपका 90 डिग्री, यहाँ पे भी, हर जगह पे जहाँ पे भी ड्रॉ करोगे 90 डिग्री। ऐसे भी प्यारे बच्चों आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि किसी सर्कल का, या ध्यान देना है, किसी सर्कल के सेंटर से इसके सरकमफेरेंस पे जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो भैया ये रेडियली आउटवर्ड ना है, यहाँ एग्जिट नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सरफेस से बाहर तो एग्जिट कर रहा है ना, तो ये इस पे क्या करेगा, 90 डिग्री का ही ना एंगल बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपका है वो कंडक्टिंग सरफेस पे हमेशा नॉर्मल होता है, हमेशा चार्ज बॉडी पे, जिस चार्ज बॉडी का हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज बॉडी के सरफेस पे आपका नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब चल तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिट इनसाइड अ कंडक्टर, यानी कोई भी अगर आपका चार्ज बॉडी है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अगर मान लो चाहे ये, अभी तो मैं पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं कि पॉजिटिवली चार्ज हमारा बॉडी है, अगर इसका रेडियस अगर आपका r है प्यारे बच्चों, इसका रेडियस अगर r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बॉडी के सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका होगा, लेकिन इसके इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट नहीं करेगा। इनसाइड द चार्ज बॉडी, इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द चार्ज कंडक्टर बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विल बी 0। सिमिलर निगेटिव चार्ज अगर मान लीजिए कि हम लोग का ध्यान देना है कि अगर निगेटिव चार्ज अगर मान लीजिए कि जो वाले बॉडी का भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर ड्रॉ करेंगे, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका क्या होगा, इन्फिनिटी से बॉडी के सरफेस तक। और इसका मैं रेडियस की अगर बात करूं, तो अगर मान लीजिए इसका रेडियस अगर आपका आर है, तो इन्फिनिटी से अगर सरफेस तक आपका होगा, तो इसमें भी आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इनसाइड द चार्ज बॉडी या इनसाइड द कंडक्टर आपका एग्जिट नहीं करता है, इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग बॉडी या चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या चार्ज कंडक्टिंग एनी टाइप्स ऑफ बॉडी विल बी 0। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट नहीं करेगा वहां का स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। अब चलो तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है यहां आगे। अब हमारा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, इसका मतलब आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने तुरंत अभी बताया कि कोई मान लीजिए अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज बॉडी है, तो पॉजिटिव से शुरू होकर निगेटिव पे तो ये एंड करता है, लेकिन क्या ये निगेटिव से फिर से वापस पॉजिटिव पे आता है, नहीं आता है। निगेटिव से फिर ये पॉजिटिव पे तो आता नहीं है। तो आपका ये एक बार पॉजिटिव से शुरू होकर निगेटिव पे एंड किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका क्लोज्ड लूप, अगर क्लोज लूप बोले तो ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, इस तरह का क्लोज लूप इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन
एक मैग्नेट जब हम आपको पढ़ाएंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ाएंगे, तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कि एक मैग्नेट में आपका दो पोल एग्जिट करता है, एक आपका नॉर्थ पोल होता है और एक आपका साउथ पोल होता है। तो क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक लाइंस जो किसी मैग्नेट का है वो एक्सटर्नली, यहाँ पे दो तरह के फील्ड होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। तो एक्सटर्नली नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे एंड करता है और फिर साउथ से स्टार्ट होके यही फील्ड आपका नॉर्थ पे आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड क्लोज्ड लूप, यानी कहाँ से स्टार्ट हुआ, नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, साउथ पे खत्म, फिर साउथ होते हुए फिर से नॉर्थ पे आ गया। फिर इधर देखो तो प्यारे बच्चों फिर से आपका नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ पे खत्म होते हुए और फिर आपका नॉर्थ पे पहुंच जाएगा। तो अब देखना है ना कि देखिए आपका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप को बनाता है, क्लोज लूप फॉर्म्ड करता है, जबकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप को फॉर्म्ड नहीं करता है। वो आपका पॉजिटिव चार्ज बॉडी से स्टार्ट होकर निगेटिव पे एंड कर जाता है, पुनः वो निगेटिव से पॉजिटिव पे वापस नहीं आता है। चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है आपका कि द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब इसका मतलब आपका क्या है कि कितना, मान लीजिए आपका जो नंबर ऑफ कितना, मान लीजिए चार्ज किसी भी नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज बॉडी से ओरिजिनेट करेगा और कितना टर्मिनेट करेगा, वो टोटली डिपेंड करेगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, अब मैं इसका थोड़ा और मैं आपको डिस्कशन करा दूं, इसका मैं बता देता हूं अच्छे से। अभी तक बताओ, यहां तक जो मैंने बताया बहुत इजी ही टॉपिक चल रहा है, सब लोगों को तो समझ में आया होगा। देखो फिर अभी बीच में 5 गो सो गया है ना। हमेशा तुम लोगों का जो ये डाटा है ना करंट व्यूवर्स वाला, वो तुम लोग फ्लक्चुएट कराते रहते हो। बीच बीच में मुझे पता है कि तुम लोग क्लास एक बार ज्वाइन कर लेते हो कि सर पूछ रहे हैं, पूछेंगे या बताएंगे, मतलब कोई अटेंडेंस वगैरह एक बार लगा लेते हैं और फिर फोन साइड करके रील्स देखने लगते हैं, यानी क्लासरूम को मतलब यूट्यूब को साइड करके अपना देखने लगे रील्स हैं या शॉर्ट्स देखने लगे। प्यारे बेटा ऐसे मत कर, तुम लोग को पढ़ाने के लिए देखो एकदम तुरंत सारे सर लोगों को, अभी तो समर वेकेशन था तो हम लोग भी घूमने उमने के लिए कहीं चले जाते, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग अभी 12th में हो ना। मैं ऑफलाइन क्लास में भी हमेशा बोलता हूँ कि आपके लिए सिलेबस बहुत मायने रखता है। आपको हम जितना अच्छे से पहले पढ़ा के एक बार सिलेबस को फिनिश कर देंगे तो दोबारा रिवीजन कराने के लिए हमारे पास टाइम मिलेगा, समय मिलेगा। तो हम लोग पूरे प्रयास में हैं कि आपका पढ़ाई किसी भी कारण से बाधित ना हो। लेकिन आप प्यारे बच्चों अगर नहीं अपना डेडिकेशन को दिखाओगे, आप लोग अपना समर्पण को नहीं दिखाओगे, तो फिर पढ़ाने में मज़ा आएगा। हाँ, कहाँ गया सब? देखो कौन कौन है, रिमझिम, बादल, स्वाति, कृष्णा, कैफी, श्रेया, रितिका, हिमांशु, राजू, रोहन, चंद्रदेव और बाकी लोग कहाँ हो? नहीं हो, सो गया सब। चलो, तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब पहला इसमें केस हम लोग आते हैं डिस्कशन का। हम लोग 2 चार्ज बॉडी लेते हैं, एक आपका प्लस क्यू और एक लेते हैं माइनस क्यू। और प्यारे बच्चों रे, इसका जब स्ट्रेंथ अगर इक्वल है, यानी ठीक है एक दूसरे के, मान लीजिए नेचर में अपोजिट आपका है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, लेकिन स्ट्रेंथ अगर ये मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम तो ये भी -2 माइक्रोकूलम, अगर ये 4 माइक्रोकूलम तो ये भी -4 माइक्रोकूलम। तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जितना आपका पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा। सुन रहे हो? यस सर। जितना यहां से ओरिजिनेट करेगा उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे आपका अगर इस तरह से अगर करते हो तो फिर यहाँ पे भी आपको टर्मिनेशन इसका दिखाना होगा, समझ गए? यहाँ पे एक ऐसे, तो फिर यहाँ पे आपका एक ऐसे आउटवर्ड दिखाना होगा, फिर यहाँ पे आपका ये आउटवर्ड, यहाँ पे आपका ये आउटवर्ड, यहाँ पे आपका ये इनवर्ड, यहाँ पे आपका ये इनवर्ड। ये आपका हो गया किस कंडीशन के लिए कि जब आपका दोनों का स्ट्रेंथ आपका इक्वल होगा, तो जितना आपका पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा उतना ही आपका, जितना आपका पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस आपका ओरिजिनेट करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज पे आपका फील्ड लाइंस टर्मिनेट होगा। अब देखो काउंट करो कितना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे भी आपका टोटल 10 आप, तो यानी 10 यहाँ से ओरिजिनेट किया, 10 आपका यहाँ से आपका टर्मिनेट हुआ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी, ये जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि 2 माइक्रोकूलम या 4 माइक्रोकूलम चार्ज से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेंगे, या -4 माइक्रोकूलम या -2 माइक्रोकूलम पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेंगे। अभी सिर्फ यही समझना है कि अगर दो इक्वल स्ट्रेंथ के अगर चार्ज हैं, नेचर में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज से आपका ओरिजिनेट करेगा उतना ही निगेटिव चार्ज पे आपका टर्मिनेट करेगा। अब आइए प्यारे बच्चों, बी पॉइंट में हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे आपका प्लस Q1 का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो आपका -Q2 के मैग्नीट्यूड से आपका क्या कि बड़ा है। यानी ये तो आपका एक पॉजिटिव और एक आपका निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, एक पॉजिटिव और एक आपका निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ क्या है, बड़ा है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज से, ध्यान से सुनना है, पॉजिटिव चार्ज से आपका ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा, लेकिन टर्मिनेट जो है वो आपका -Q2 पे कम ही होगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका ज्यादा, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका ज्यादा ओरिजिनेट करेगा, लेकिन आपका नेगेटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा ओरिजिनेट करेगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट आपका कम होगा। और ये ना अच्छे से पढ़ लो, ये तुमको एकदम बोर्ड के एग्जाम में तो एकदम फिक्स है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपका आता ही है। तो चलो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि यहाँ पे आपको जो आपका ओरिजिनेशन और टर्मिनेटिंग में आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का डिफरेंस होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे, तो यहाँ आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देख बेटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो स्वाभाविक है, इसका मतलब अब समझे ना कि इस तरह का अगर डायग्राम आपको दिया हुआ रहेगा तो इस डायग्राम से देख के तुमको ये समझना होगा कि Q1 का जो स्ट्रेंथ है वो Q2 से क्या है आपका ज्यादा है। सिमिलर प्यारे बच्चों, यहीं पे मैं अब दूसरा डायग्राम आपको शिफ्ट करता हूं, सी पॉइंट में लेता हूं। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि अब अगर मैं बात करता हूं कि प्लस Q1 का जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, वो आपका -Q2 के मैग्नीट्यूड से आपका कम होगा। अगर कम है तो इस कंडीशन में आपका पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी से ओरिजिनेट कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी से ओरिजिनेशन आपका कम होगा, ओरिजिनेटिंग कम होगा, लेकिन टर्मिनेटिंग जो आपका निगेटिव चार्ज पे जो होंगे वो ज्यादा होंगे। तो वो कैसे आप ड्रॉ करोगे, तो वो चलो ये सबका ना लाइन वगैरह का लेंथ पे ध्यान रखना, ये एकदम देख लो। इसका तो फिर आपका इस तरह का होगा डायग्राम, क्योंकि स्टेटमेंट ही आपका क्या है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका उससे ओरिजिनेट करेगा और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो टर्मिनेट करेगा ऑन अ चार्ज, वो प्रोपोर्शनल है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। यानी जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा ओरिजिनेट करेगा, या जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उस पर ज़्यादा टर्मिनेट करेगा। समझ गए ना, तो आपका ये डायग्राम। अब चलो, अगर सर, अगर तो मैंने आपको बता ही दिया ना, अब यहाँ पे देखो कि अगर इक्वल है तो आपका ये, अगर मान लीजिए कि अनइक्वल आपके होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपका ये, फिर आपका यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है आपका, तो आपका इसका ये हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग, अभी मुझे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आपको ड्रॉ करने होंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज का और दो अगर मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज और 2 आपका नेगेटिव चार्ज, तो उसका मैं आपको अलग से बता दूंगा, उसका मैं अलग से आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग का जो स्टेटमेंट है, अब यहां पे ध्यान देना है कि नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना है कि नंबर ऑफ आपका जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों जो मैंने ये आपका, अगर मान लो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि नंबर ऑफ लाइंस, ये तो मैंने बताया ना कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक एरिया ले लिया, एक मैं यहाँ पे एरिया ले लेता हूँ, सर्कुलर एरिया मैंने ले लिया, और एक मैं यहाँ पे एरिया ले लेता हूँ, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ
लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इस पे मान लीजिए कि नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका यहाँ से पास कर रहे हैं। एक मिनट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली आपका इस होके ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से आपका नॉर्मली पास कर रहा है। तो अब देख तो प्यारे बच्चों रे, तीनों का अगर मैं सरफेस एरिया, इसका मैं S1 मान लूँ, इसका मैं S2 मान लूँ और इसका मैं S3 मान लूँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से सुनना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल एकदम अटेंशन, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से कितना पास हो रहा है इस रीजन से, वो बताएगा आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ, ये बताएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक मिनट, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मली, यानी किसी भी रीजन में अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका उससे नॉर्मली कितना पास हो रहे हैं, वो वहाँ का स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने पहले ही स्टेटमेंट में प्यारे बच्चों यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स का मैंने जब आपका पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने यहीं पे आपको बताया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आप ड्रॉ करते हो तो आप 3-4 जब सरफेस एरिया लेते हो तो आप पाते हो कि जो नज़दीक में, चार्ज के जो नज़दीक में आपने जो एरिया लिया है उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम स्पेस में मैक्सिमम पास हो रहे हैं, जबकि जो फार में है एरिया बड़ा हुआ लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वही होते हैं। तो यानी नज़दीक में आपका इस एरिया वाले रीजन में स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। समझ गए? तो यही बात को यहाँ पे आपको समझना है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में अगर हम लोग नॉर्मली अगर किसी सरफेस एरिया को रखते हैं तो उससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रहा है, यानी 90 डिग्री के एंगल में कितने पास हो रहे हैं, वो आपका तय करता है कि वहाँ पे आपका स्ट्रेंथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। सर नॉर्मली की आप बात क्यों करते हो? नॉर्मली का बात मैं इसलिए करता हूँ ना कि देख, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारा, मान लो कि ये ध्यान देना है कि तुम अगर यहाँ पे ध्यान देना है सब लोग कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इस मार्कर के द्वारा अगर रिप्रेजेंट किए हुए हो और यहाँ पे मैं इतना थिक, मतलब बहुत कम, मान लीजिए पतली एकदम चादर एक कंडक्टिंग सीट में रख दूं, एक थिन प्लेट सीट में कंडक्टर प्लेट का रख दूं, तो इससे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होने की तो चांसेस बिल्कुल कम होगा ना। मिनिमम आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर पास भी होंगे तो बहुत कम पास होंगे। लेकिन जब मैं इसको ऐसे रखूंगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो इस सीट से आपका मैक्सिमम पास होंगे, तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आपका बहुत ज़्यादा होगा। इसको आप ऐसे भी समझो ना कि एक अगर आपके पास पाइप है, इस पाइप में आपका मान लीजिए पानी का फ्लो कर रहा है और इसका हाफ पार्ट आपने कट कर रखा है और वो एकदम इस तरह से आप देख रहे हो कि वाटर आपका इसमें फ्लो कर रहा है, तो अगर इसके बीच में एक आप बहुत पतला मान लीजिए मेटल का एक सीट आप इसके डायमीटर के इक्वल मान लीजिए कि आपने ले लिया और वो अगर आप यहाँ पे रख देते हो तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर तो इस थिन सीट से तो आपका टकरा ही नहीं रहा है। तो कोई भी मान लीजिए अगर यहाँ पे आप बकेट रख भी दें तो इस बकेट में क्या कोई पानी आएगा? नहीं आएगा। लेकिन इसी अगर प्लेट को हल्का अगर आप टिल्ट कर दें और फाइनली अगर आप इस टिल्ट करके एक या तो इस पोजीशन पे रख लें या इसको ऐसे अगर आप घुमा देंगे तो जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इस सीट अब इस प्लेट से टकराएगा, कोलाइड करेगा, वो सारा आपका कहाँ आएगा? इस बकेट में आपके पानी भरेंगे। समझ गए? ठीक यही बात है कि जब हम लोग नॉर्मली रखते हैं तो चांस होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हम जब नॉर्मली किसी सरफेस को रखते हैं उसके साथ परपेंडिकुलर अगर आपका बना होता है तो चांस हमारा होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके के पास होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब चलो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स में आपका ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि इफ द लाइंस ऑफ फोर्स आर इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल स्ट्रेट लाइन तो द फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब इसका मतलब आपका क्या हो गया? अब इसको अच्छे से समझना है। यहाँ पे आपका मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि इफ द लाइंस ऑफ फोर्स आर इक्विडिस्टेंस, यानी दो आपका मतलब लाइंस ऑफ फोर्स जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इक्विडिस्टेंस पे और पैरेलली है, स्ट्रेट लाइन में है,
तो आपका देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इक्वी डिस्टेंस पे तो आपको उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। कैसे? तो देखो यहाँ पे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जरा। इक्वी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट हम लोग लेके चलते हैं कि यूनिफॉर्म रीजन हम लोग किसको बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म रीजन हम लोग किसको बोलेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। चलो प्यारे बच्चों, तो अभी देखिए इनके बीच का जो ना, सब तो आपका ऑल लाइंस आर पैरेलल लाइंस, और ये बात करते हैं कि इनके बीच का जो ये जो डिस्टेंस, एक मिनट, इसके बीच का जो आपका ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में अगर दो पॉइंट आप P और Q अगर आप अलग अलग पोजीशन पे लोगे तो जितना स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे आप काउंट करोगे उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे यूनिफॉर्म, जब भी हम लोग बोल दिए यूनिफॉर्म कांस्टेंट बोल दिए, यानी इसका मतलब है कि उस रीजन में किसी भी पॉइंट पे आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इक्वल होगा। एंड इफ आइदर लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन और बोथ द फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। अब इसका मतलब है कि इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, नॉट इक्वी डिस्टेंस पे, या वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, और दोनों, तो यानी इसका मतलब ऐसे समझ जाओ प्यारे बच्चों रे, पहली बात वो इक्वी डिस्टेंस पे, तो मान लो कि तुम्हारा एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा आपका इधर, चौथा आपका ऐसे, है ना, पांचवा मान लो कि तुम्हारा हाँ कैसे भी, पांचवा मान लो कि तुम्हारा ऐसे, अगर ऐसे अगर मान लो कि एक मिनट, हाँ पांचवा अगर तुम तो ऐसे अगर ड्रॉ कर दियो, तो अगर इस तरह का अगर अरेंजमेंट है तो इस अरेंजमेंट में आपका स्ट्रेंथ ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे आपके, वो यहाँ पे आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट पॉइंट P जो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्ट्रेंथ आपका Q। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर मान लो कि इस तरह के रीजन को हम लोग इसको तो बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और ये प्यारे बच्चों ये जो रीजन है आपका वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है, समझ गए। इसमें प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे दो पॉइंट, एक पॉइंट को मैं P मान लूं और एक पॉइंट को अगर मैं Q मान लूं, तो हो सकता है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका एट पॉइंट P वो इक्वल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, बार बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के निकल जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका पॉइंट P पे होगा वो Q के इक्वल आपका नहीं होगा। और दूसरी बात बोला कि नोट इक्वी डिस्टेंस पे और नोट स्ट्रेट लाइन या बोथ। अब एक आपका ये भी हो सकता है कि अगर ये इस तरह का, अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, इस तरह का मान लो कि आप ड्रॉ कर रहे हो प्यारे बच्चों, इस तरह का अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका इस तरह, एक मिनट, हाँ ये आपका इस तरह से, हाँ अगर मान लीजिए इस तरह का, अगर मान लीजिए एक रीजन को आप लेते हैं ये, तो ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, नॉन यूनिफॉर्म वाले ही रीजन को रिप्रेजेंट करा। और इसमें भी आप किसी भी पॉइंट, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5, हर पॉइंट पे 1 2 3 4 5, हर पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो वैल्यू आएंगे वो प्यारे बच्चे अलग अलग आएंगे। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म वाले रीजन को रिप्रेजेंट करता है। बता प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया बातें? तो फिर मैं इससे आगे चलूं, जल्दी करो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आया सब लोगों को? अरे पढ़ने में मजा आ रहा है, ऑनलाइन मजा आ रहा है कि ऑफलाइन, ये बताओ। ऑनलाइन में पढ़ने में अच्छा लग रहा है या ऑफलाइन? और अपना वाला जो ये ऑनलाइन है तुम लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ के? जल्दी बताओ। सब सो जाता। अच्छा ऑफलाइन में सर थोड़ा सा बदमाशी भी कर लेते हैं, इतना बैक टू बैक प्रेशर नहीं रहता है। हाँ चलो ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन का तो मज़ा अलग है ना, जब आते हो फिजिकली तो क्लासरूम की बातें तो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन क्या करोगे बेटा, अब मान लो कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है ना, और देख रहा था गर्मी भी कितना था, तुम लोग भी तो परेशान था ना,
वो तो लास्ट डे में क्या बताऊं कि तुम लोगों को प्रेरणा वाले बच्चे को मैंने 7 से 9 यानी 7 बजे आप लोग आए थे, 9 बजे तक आप लोग को पढ़ा के छुट्टी कर दिया था। संकल्प वाले बच्चे धूप में तो आ गए, लेकिन 10 बजे से लेके उनको मैं बोला कि चलो बेटा आप 10 बजे धूप में आ गए हो तो क्यों छुट्टी ले रहे हो, पढ़ो ना, आज पढ़ लो, कल से ऑनलाइन कर देंगे। वो लोग एकदम मेरे पे एकदम गुस्सा हो गया कि सर ये क्या तरीका है। तो छुट्टी तुम लोग चाहते हो तो अब इतना गर्मी था तो चलो छुट्टी भी हो गया। अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं होता तो फिर छुट्टी देने में भी नहीं बनता। अगर ऐसे हम आपको छुट्टी देते तो फिर हो जाता कि कोचिंग क्यों सर इतना दिन का बंद किया, और सिलेबस भी तो बहुत है ना। तो चलो अब घर में रह के ही हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। और जब तक हम लोग का अब बस 8 तारीख, एक वीक तो है ही, है ना। आपका एक वीक मान लीजिए कि जो बात है, कल तो आप लोग का छुट्टी ही रहेगा, तो सब नोट्स बना लीजिएगा। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितना मैं पॉइंट का डिस्कशन कर रहा हूँ सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे। और कल आप लोग का छुट्टी है तो पीछे का पूरे अच्छे से रिविजन करके न्यूमेरिकल्स वगैरह बना लेंगे। जो हमारे प्रेरणा वाले बैच हैं, जो उनका साइड बुक है, आप उनसे बना लेंगे। और संकल्प वाले बच्चे मेरे नीट और जेई वाले, आप जरूर पैकेज से क्वेश्चन बना लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। आपका जो डाउट होगा तो वो हम डाउट आपको बता देंगे, आप बता दीजिएगा हमको तो हम यहीं से आपको बता देंगे। हाँ, उस दिन से तो ठीक भी हो गया है, बिल्कुल उसी रात में बारिश, जिस दिन से छुट्टी दी है उसी रात में तो बारिश हो गई। अब बारिश होने के बाद तो फिर मौसम एकदम कूल है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन पहले बहुत गर्मी भी था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, एक सप्ताह का है, कल तो छुट्टी ही रहेगा, मंडे से लेके फिर सैटरडे तक पढ़ लेना और फिर मंडे को तो आना ही है। तो इसी बीच में थोड़ा सिलेबस भी तुम लोगों का जितना स्पीड से हो सकता है मैं खींच दूंगा। अब चल प्यारे बच्चों रे, ध्यान दो। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूं जिसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सर वो पॉइंट है क्या जिसको मैं ध्यान दे दूं? वो पॉइंट है बच्चा रे कि द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, डेंसिटी मतलब क्या कि मान लीजिए किसी रीजन में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस रीजन के एरिया से कितना पास हो रहा है, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि उसका स्ट्रेंथ, एक मिनट, हाँ उसका स्ट्रेंथ आपका क्या है। इसको थोड़ा पतला, ठीक है। तो अब देखो तो यहां पे प्यारे बच्चों, अब द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्वाभाविक है इसको हम लोग यहीं पे एक डायग्राम से लेते हैं। एक मान लो तुम्हारा ये रीजन लिए और एक प्यारे बच्चों तुम इतना बड़ा रीजन लिया, और इससे मान लो कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तुम यहां से ड्रॉ कर दियो। ये यूनिफॉर्म मान लेते हैं कि सबका लेंथ, आपका लेंथ आप मान लीजिए इक्वल कर देते हैं हम लोग, है ना, और सब इक्वी डिस्टेंस पे है। तो देखो तो ये रीजन का अगर एरिया में S1 मान लूँ, ये रीजन का एरिया में S2 मान लूँ, तो क्या इसका जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस डेंसिटी जो आपका है वो मैक्सिमम है और यहाँ पे फील्ड लाइंस डेंसिटी मिनिमम है। यानी यहाँ पे फील्ड लाइंस आपका लार्जर है, ये मतलब कि जो फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ आपका ज़्यादा है फील्ड लाइंस डेंसिटी, और यहाँ पे फील्ड लाइंस डेंसिटी आपका कम है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन को रिप्रेजेंट करता है और ये वीक रीजन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब चल प्यारे बच्चों, जब इतने सारे हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया तो अब हमारा आता है कुछ हम आपको डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम आपको जानकारी दे दें और बता दें, और फिर एक दो हमें ड्रॉ भी करना है वो मैं बता दूं। सबसे पहला जो मैंने लिखा है, ध्यान देना है कि मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। बिल्कुल आप देखिए, आप इस डायग्राम को देख के जो भी आपका सीबीएसई बोर्ड में और जो नीट वगैरह में और जेई वगैरह में डायग्राम के द्वारा आपको मान लीजिए पूछता है, तो इसके लेके मैंने ये ड्रॉ किया है, तो मैं बता रहा हूँ। जो डायग्राम से आपको पूछता है कि इसमें से मतलब कि जो फाइंड आउट विच आर कांस्टेंट या नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म रीजन को जो रिप्रेजेंट करता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपका मैंने अभी तुरंत बताया कि जब हम पैरेलल भी हो और इक्वी डिस्टेंस पे हो, इक्वी डिस्टेंस एक दूसरे से, तब वो यूनिफॉर्म को बताता है यानी कांस्टेंट को बताता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन का जो आपका यहाँ पे है, फर्स्ट लाइन जिस पोजीशन पे प्यारे बच्चों, ये जो आपका एक मिनट, ये जो फर्स्ट लाइन आपका इस जगह पे है, उसके बाद सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन आप देखिए,
तो इसके बीच का सेपरेशन से यहाँ ज्यादा है और इसके बीच के बाद यहाँ ज्यादा है, तो आपका ये मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब चलो प्यारे बच्चों, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, स्वाभाविक है कि सबका मान लीजिए डायरेक्शन आपका अलग अलग है, इस पॉइंट पे सबका अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो अलग अलग आएगा, तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन ये इक्वी डिस्टेंस पे तो है लेकिन डायरेक्शन इनका कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, देखो ना ये आपका इक्वी डिस्टेंस पे है तो हम इसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो ये फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों? तो इसका देखो लेंथ आपका, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, तो डेफिनेटली है कि आपका ये नॉन यूनिफॉर्म रीजन को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपका कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए ओरिजिनेशन तो सबका यहाँ पे आपको शो कर दिया है, लेकिन ना मैग्नीट्यूड इसका फिक्स है ना आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन भी इसके अलग अलग है और मैग्नीट्यूड भी आपका अलग अलग है। यहाँ पे बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट। अभी तुरंत मैंने आपको यूनिफॉर्म का बताया था क्या, कि हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लेंथ भी इक्वल हो और आपस में वो पैरेलल हो और वो इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, तो वो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को मतलब रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक है, अब हम आपको बता दें कि डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव चार्ज, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका एग्जिट करता है, यानी ओरिजिनेट करता है। पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। फिर यहाँ पे एक हम लोग पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन दोनों का स्ट्रेंथ प्यारे बच्चों आपका ना इक्वल है, यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड का है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो जितना पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका क्या कि ओरिजिनेट करेगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज आपका उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा। जितना पॉजिटिव से ओरिजिनेट उतना ही नेगेटिव पे आपका टर्मिनेट। आप ये काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए 5 ही आपका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपका इधर भी दिखाया गया, और इधर जिसको हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि जो कंटिन्यूअस नहीं किए हैं तो उतना स्पेस नहीं होता, इसलिए बाकी हर देखिए पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज पे आपका टर्मिनेट हुआ है। यहाँ पे जो आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं वो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, जो इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ और उसका डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है ना, तो ये मत समझिएगा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, वो इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट को, वो यहाँ पे ना टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताया गया है। अब चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो इक्वल अमाउंट जो हम आपको बता रहे हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज, तो दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज हम लोग लिए हैं, दोनों आपका इक्वल स्ट्रेंथ का है। तो सबसे पहले इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट आपका जो पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट लाइन ज्वाइनिंग जो हमारा है, सबसे छोटा वाला लाइन ज्वाइनिंग प्यारे बच्चों ना यही है, इस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एग्जिट नहीं करेगा। तो इनको आप जो मिलाने वाला जो लाइन है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो न्यूट्रल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो, यानी मिडिल में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू यहाँ जीरो है, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। उसके बाद आपका आप तो जानते ही हो कि पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट करेगा और इधर भी पॉजिटिव से, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स यानी लेटरल प्रेशर लगेंगे और ये बेंट कर जाएंगे। तो यानी एक दूसरे को तो ये मिट कर नहीं सकते हैं, दोनों के बीच में तो रिपल्सिव लगेगा, तो ये यहाँ से ऐसे बेंट कर जाते हैं और ये यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका बेंट कर गए। तो ये आपका सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रीजन को रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्वाभाविक बोले हैं कि किसी भी मान लीजिए चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कर्व में दिया हुआ है तो किसी भी पॉइंट पे आप उस पे टेंजेंट ड्रॉ करके आप उसका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन किया गया है। फिर प्यारे बच्चों, अभी तो पढ़ाना इसमें बहुत सारा कुछ है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अभी सर फिर मैथ्स वाले सर का भी क्लास है, और ऑफलाइन तो है नहीं कि 10-15 मिनट और हम पढ़ा देंगे, ऑनलाइन है, थोड़ा सा टाइम का इसमें प्रतिबद्धता होती है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बेनिफिट है ऑनलाइन में, सिलेबस बड़ा तेजी से निकलता है, टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत तेजी से पढ़ पाते हैं, बहुत हम लोग का कम समय ये जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ढेर सारा आशीर्वाद, तब तक आप लोग को जो हम पढ़ाए हैं अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और बार बार हम कह रहे हैं कि जितना हम पीछे पढ़ाएं उसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद
सारा न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस हमारा आने वाला है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कुछ पोर्शन जो हमारा बचा हुआ है, और क्वेश्चंस भी करना है। तो थोड़ा पीछे का रिवीजन करके रखेंगे तो जो हम आपको पढ़ाएंगे आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर कल। टेक केयर।